भारतीय जनता पार्टी यूट्यूब चैनलों और ट्विटर हैंडल से पैदा नहीं हुई है। बीजेपी जमीन पर कार्य करके गरीबों के साथ तब कर आगे बढ़ी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही इस बात का जिक्र नहीं किया। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही वह कार्यकर्ताओं से पार्टी को लेकर और उसके भविष्य को लेकर एक बड़ी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आइए आपको भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और पीएम मोदी के नेतृत्व में उभरती भाजपा की कहानी सुनाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इतिहास के पन्नों की बात करें तो 6 अप्रैल 1980 में भारतीय राजनीति के अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आज के समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा है। वहीं प्राथमिक सदस्यता के मामले में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली राष्ट्रीय पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत कैसे हासिल कर पाई, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उसके नाम और चिन्ह से भी पुराना है। याद रहे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने की शुरुआत मात्र 2 लोगों के साथ हुई थी। ये 2 लोग थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय राजनीति के पुरोधा, बैरिस्टर और शिक्षाविद थे, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर काम को संभाला था। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू से गहरे मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर जनसंघ की स्थापना की, जो कि आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया। 1951 के वक्त जनसंघ का चुनावी चिन्ह दीपक हुआ करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सामाजिक कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी ने इस पार्टी की बुनियाद खड़ी की तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने पार्टी की पहुंच को देश भर में विस्तार देने का काम किया। और आज के समय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति का मजबूत स्तंभ बना दिया है। भारतीय जनसंघ के नेता शुरू से ही कश्मीर की एकता, गोरक्षा, जमींदारी व्यवस्था और परमिट लाइसेंस कोटा राज को खत्म करने जैसे मुद्दों को लेकर मुखर रहे थे। हालांकि साल 1952 में देश के पहले आम चुनाव में ये पार्टी कुछ ज्यादा खास करने में कामयाब नहीं रही। पार्टी को महज 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। वक्त गुजरता गया और देश की राजनीति में बदलाव आते चले गए। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जिसका पूरे देश में डंका बज रहा था। जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस की कमान संभाल रही इंदिरा गांधी ने साल 1977 में आपातकाल खत्म करने की घोषणा की। आपातकाल की वजह से देश भर में बड़ी तादाद में लोगों के मन में कांग्रेस को लेकर आक्रोश भड़क उठा था। जनता कांग्रेस की जगह किसी और राजनीतिक दल के विकल्प की डिमांड कर रही थी। समाज सेवी जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नए राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया गया। इस दौरान जनसंघ को जनता पार्टी बनाने की मांग उठने लगी। जनता पार्टी की छत के नीचे कई छोटे राजनीतिक दल आकर खड़े हो गए। इसी दौरान भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक से बदलकर जनता पार्टी का चुनाव हलधर किसान में बदल दिया गया। जनता पार्टी का बनना सफल साबित हुआ और देशवासियों ने इंदिरा गांधी की जगह जनता पार्टी पर भरोसा जताया। मोरारजी देसाई को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। हालांकि कुछ वक्त के बाद पार्टी में नेताओं के बीच कलह की खबरें सामने आने लगी। ये पार्टी जनसंघ के आए नेताओं की दोहरे सदस्यता और विश्वास के मुद्दे पर टूट गई। इसके बाद जनता पार्टी में मौजूद संघ के नेताओं का मानना था कि अब नए राजनीतिक दल बनाने की जरूरत है। इसके बाद योजनाओं के तहत 6 अप्रैल 1980 के दिन मुंबई में एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई। पार्टी का नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। बता दें कि इसी दिन साल 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के बाद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। उस समय अटल बिहारी आडवाणी भारतीय राजनीति में 2 बड़े चेहरे बनकर उभरे। ये साल 1984 था जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसी समय आम चुनाव करवाए गए। इसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके बाद बीजेपी का सपना चकनाचूर होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन की आवाज को बुलंद किया। पार्टी में एक और जहां लाल कृष्ण आडवाणी जैसे हिंदू राष्ट्रवादी नेता मौजूद थे जो हिंदू धर्म को लेकर काफी मुखर हुआ करते थे, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो गांधीवादी समाजवाद पर
भरोसा रखते थे और काफी नरम मिजाज के माने जाते थे। कहा जाता है कि जब राम मंदिर निर्माण को लेकर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के किसी भी ढोंग में विश्वास नहीं करता हूं। अब आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। पार्टी ने उस वक्त एक बड़ा फैसला लिया और अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी की कमान सौंप दी गई। 1980 से लेकर 6 साल तक रहे वाजपेयी की जगह तेज तर्रार और राम मंदिर के मुद्दे पर मुखर बोलने वाले आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला पार्टी के लिए सही साबित हुआ। साल 1989 में भाजपा ने पूरे देश में 85 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष चुना जाना एक सफल प्रयोग साबित हुआ। इसके बाद भाजपा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1991 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 120 सीटें जीती तो साल 1996 में जीत का आंकड़ा 161 तक पहुंच गया। इस बार भी भाजपा के पास सरकार बनाने का संख्या बल नहीं था, लेकिन सहयोगियों के समर्थन पर भरोसा करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन दूसरी पार्टियों से समर्थन न मिलने की वजह से उनकी सरकार महज 13 दिन तक ही चल सकी। ये पहली बार था जब अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ा झटका लगा। इसके अलावा 1998 में भाजपा ने लोकसभा में 182 सीटों पर जीत दर्ज की। एक बार फिर एनडीए की गठबंधन सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये सरकार 13 महीनों तक चली। इसके बाद साल 1999 में हुए मध्यावधि चुनाव में बीजेपी को 182 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस बार भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ पूरे 5 साल तक सरकार का स्वाद चखा। अब बारी थी 21वीं सदी की, जिसको कि भारत के उभरते हुए सदी की शुरुआत कहा जा रहा था। 21वीं सदी की शुरुआत में हुए पहले लोकसभा चुनाव यानी साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आगे बीजेपी की इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारा बेअसर साबित हुआ। न सिर्फ साल 2004 में बल्कि 2009 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। इसी दौर में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का युग शुरू हो चुका था। उनका गुजरात मॉडल पूरे देश में जोर शोर से सुनाई दे रहा था। गुजरात की राजनीति से निकलकर नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में आ गए और साल 2014 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। गुजरात से आए नरेंद्र मोदी को चुनना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। वहीं नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का नारा देकर देशवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया। यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती महंगाई से परेशान जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया और भाजपा को दिल खोलकर वोट किया। 282 सीटों के साथ पहली बार भाजपा ने केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। इस जीत के पीछे गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति भी थी। अगले 5 सालों के दौरान भाजपा और ताकतवर होकर उभरी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की, इतिहास रच दिया। इस बार मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा को पूरी तरीके से केंद्र में स्थापित कर दिया। भाजपा पार्टी के पहले अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ये नारा सफल साबित हुआ। आज वो सब बीजेपी देख रही है जो कभी बीजेपी की शुरुआत करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने सपने में सोचा होगा। तकरीबन 43 साल बाद आज के समय भाजपा देश की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बन चुकी है। हालांकि इस शिखर तक पहुंचने के लिए पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। वक्त के साथ भाजपा ने अपने राजनीतिक और रणनीति दोनों हालातों में बदलाव किए और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है और मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लगातार बीजेपी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही देश को भी आगे ले जाने का काम कर रही है। ऐसे ही तमाम और वीडियोस के लिए आप न्यूज़रूम पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़रूम पोस्ट। धन्यवाद।